नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बारे में। लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार देश में बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनावों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई, जो इन दोनों राज्यों का दौरा करके अभी-अभी लौटे हैं। राजदीप, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मिलिंद। नमस्कार आपके सभी दर्शकों के लिए। जी, धन्यवाद राजदीप। तो राजदीप, हम दोनों चुनाव की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हरियाणा की बात करेंगे। आप अभी सबसे जो ताज़ा आपका दौरा रहा वो हरियाणा में रहा है। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम तौर पे हमने ये देखा है कि जो हरियाणा में जो सरकार दिल्ली में बनती है, जिसको लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है, उसी की सरकार अब तक कम से कम 2005 से हम देखते आए हैं, उसकी सरकार हरियाणा में बनती है। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही होता रहा है। लेकिन पिछली बार ये हुआ था कि बीजेपी को बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, पूरी मेजॉरिटी उनको नहीं आई थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है? देखिए मिलिंद, पहली बात तो जो आपने कहा 10 साल, देखिए एक पिक्चर हिंदी की निकली थी 20 साल बाद। मैं कहूंगा 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पूरी तरह से कई सरकारों पर हावी होती है। बहुत कम सरकारें हैं, भाजपा की सरकार गुजरात में लीजिए, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन ज्यादातर जो सरकारें हैं 10 साल बाद एक तरह से थकावट भी आती है और कहीं कहीं लोगों का गुस्सा भी नजर आता है। और वही हरियाणा में नजर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, सरकार विरोधी एक वातावरण धीरे धीरे तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई चमत्कार किया हो या कांग्रेस ने कुछ नई बात रखी हो, लेकिन क्योंकि 10 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जनता, खास करके मैं कहूंगा जाट समुदाय, आप देखेंगे मिलिंद 2014 और 19 में जाट वोट बिखर गया था। 2014 में आईएनएलडी चौटाला जी की पार्टी को 31 सीट मिले थे। 2019 में जब आईएनएलडी बिखर गई थी और जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने बनाई थी, उनको 10 सीटें आई थी। और यही वजह है जाट वोट बिखरने से बीजेपी को उसका फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी नॉन जाट वोट ले रही थी। इस बार कोई भी जब हरियाणा हम जाते हैं तो देख रहे हैं जाट वोट एक साथ आ रहा है। किसी एक जाट नेता ने मुझे कहा कि किसान, नौजवान, पहलवान, एक तरह से ये 3 जाटों के प्रतीक जो है वो एक साथ आ गए हैं। या किसान, जवान और पहलवान। पहलवान का प्रतीक विनेश फोगाट, जवानों का प्रतीक एक तरह से अग्निवीर और किसानों का प्रतीक किसान आंदोलन। इन तीनों के आने से 22-24% जो जाट वोट है वो एक लगता है इस समय एक तरफा हो सकता है। इसकी वजह से जो भी सरकार बनानी है उनको एक एडवांटेज है कांग्रेस को, कि अगर ये वोट बिखर ना जाए या कांग्रेस के पास आ जाए, जो 2014 और 19 में जैसे मैंने कहा आईएनएलडी और जेजेपी को गया था, तो एक एडवांटेज है। अब सवाल उठता है दलित वोट का, और दलित वोट में किस हद तक कांग्रेस उसको अपनी तरफ कर पाएगी। आपने लोकसभा का उदाहरण दिया, लोकसभा में बीजेपी को 5 सीटें आई थी और कांग्रेस को 5। ऐसा लगा था कांटे की टक्कर है। लेकिन वो चुनाव हुआ जब मोदी जी टिकट पर थे। देखिए मोदी जी की एक लोकप्रियता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल, उस वजह से बहुत मुझे लगता है लोगों में एक आक्रोश कुछ एरियाज में दिखा और कुछ एरिया में थकावट। किसी भी बीजेपी के पोस्टर पर मनोहर लाल खट्टर जो केंद्र मंत्री है उनकी तस्वीर भी नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आप 10 साल में से 9 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको प्रचार में भी नहीं पूरी तरह से शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी जब भी जान गई है कि जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, तो राजदीप, आपने जो बात कही कि जाट वोट एक तरफ हो सकता है कि वो कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन अब तक बीजेपी की, या कह लीजिए कि अमित शाह का जो रणनीति ये रही थी कि एक जो पावरफुल कम्युनिटी है उसके खिलाफ बाकी कम्युनिटीज़ को आप पोलराइज कर लीजिए, कि चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा हो या यूपी में यादव हो या यहाँ जाट हो। तो अब तक तो ये काम कर रहा था, क्योंकि एक तो जाट वोट भी बट रहा था और बाकी जो ओबीसी हो या अन्य जो जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ से, खास करके जैसे पंजाबी एक चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए जाट वोट इकट्ठा कर लेना या उसका बंटवारा ना होना वही उसके लिए फायदे का सौदा है, या उसको और लोगों को भी आकर्षित करना पड़ेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है मेरे। देखिए 2014 और 19 में बीजेपी को फायदा जरूर हुआ कि खास करके 2019 में जाट
दंगे जो हुए 2016 के, उसके बाद एक डिवाइड हुआ हरियाणा सोसाइटी में, एक तरफ जाट, एक तरफ नॉन जाट। नॉन जाट भाजपा की तरफ ज्यादा आए, बैकवर्ड कास्ट हो, दलित हो, और जो जाट वोट है वो बिखर गया, कुछ कांग्रेस के पास गया, कुछ आईएनएलडी के पास गया, कुछ जेजेपी के पास गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो विभाजन की राजनीति है, जिससे बीजेपी को 2014 और 19 में फायदा हुआ, वो इस बार उस तरह से नहीं चल रही है। क्यों? एक तरफ जाट एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ, और जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे नजर आया, दलित वोट जो है वो खिसकर आ रहा है। और युवा युवा, फिर वो दलित हो, फिर वो किसी भी समाज से हो, सैनी हो, फिर वो जाट हो, युवाओं में जो आक्रोश है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हरियाणा में थे। अब वो जो युवा है वो केवल जाति के नजरिए से चुनाव नहीं देख रहा है, वो कह रहा है मुझे इतने सालों से नौकरी नहीं मिले, बहुत वादे किए गए। वो जो गुस्सा है वो कटिंग अक्रॉस कास्ट है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो जाट समीकरण, उसके साथ आप मुसलमान जोड़ दीजिए, 6-7%, खासकर की नू अलग जगहों में ज्यादा है, मेवात रीजन में कुछ हद तक सिख कम्युनिटी को जोड़ लीजिए, पंजाब से जो इलाके वहां 3-4% है। इस वजह से जो बीजेपी को 2014 और 19 में जो आपने कहा पोलराइजेशन का एक तरह से एडवांटेज था, ध्रुवीकरण का, वो इस बार जमीन पर नजर नहीं आ रहा। ये मैं एक बार फिर दोहराता हूं मिलिंद, जब एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती है तो ये पुराने समीकरण नहीं चलते। तो राजीव, आपने जो कहा कि पहलवान और किसान और नौजवान, तो आप चूंकि हर बार जब जाते तो आप एक तरह से ये भी कहते हैं कि जो मुद्दे आमतौर पे हम कवर नहीं करते हैं मीडिया में, वो इलेक्शन के समय उभर कर आते हैं। तो ये मुद्दे जैसे अग्निवीर का मुद्दा है या किसानों का मुद्दा है, क्या ये अभी भी उतने ही बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए जितने लोकसभा चुनाव के समय थे, या इसमें अब कुछ कमी आई है? नहीं, देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल एक बार फिर। देखिए, लोकसभा में संविधान खतरे में है, वो एक इशू बहुत चला था उत्तर भारत में, जिसमें हरियाणा में भी चला था। मैं समझता हूं कि ये चुनाव ज्यादा लोकल फैक्टर्स पर है। एक, बीजेपी को अगर कोई कहीं आशा है वो यही है कि लोकल इश्यूज जब बनते हैं तो किसी लोकल कैंडिडेट की जो ताकत है, वो अपने क्षेत्र में जिसकी ताकत है वो चुनाव जीत भी सकता है। हरियाणा में भी देखिए 8-10 इंडिपेंडेंट जीते हैं कई चुनाव में, और अभी भी हर एक पार्टी के बागी जो है वो भी उम्मीदवार है, जिसमें से कुछ जीत भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मुझे जो तस्वीर नजर आई वो है कि क्योंकि ये हरियाणा का चुनाव है, इसलिए जो लोगों का गुस्सा है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है। आपको ये भी याद होगा मिलिंद, कि जब मोदी जी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, 2019 का चुनाव लीजिए, बीजेपी को 58% वोट हरियाणा में मिले थे, वही लोकसभा में मिले थे। 4 महीने बाद जब विधानसभा हुए, वो ग्राफ गिरा 36%। अब आप सोचिए, जब मोदी जी चरम पर थे तब 22% की गिरावट होती है। अब जबकि मोदी जी को भी एक तरह से टक्कर मिली लोकसभा में, तो विधानसभा में क्या होगा? मैं फिर से कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, उनकी तस्वीर भी ज्यादातर पोस्टर पर नजर नहीं आती। मैंने एक भाजपा के कैंडिडेट से पूछा कि उनकी तस्वीर क्यों नहीं है, उन्होंने कहा बस यार, अब आप उनकी तस्वीर पर मैं नहीं ये चुनाव लड़ सकता है, ऑफ द रिकॉर्ड कहा उन्होंने। नायब सैनिक को आप लाए हैं, लेकिन नायब सैनिक को वहां समय नहीं मिला कि अपनी वो पकड़ बन पाए। उनकी भी एक छवि ये है कि वो खट्टर के आदमी है। ये भी भाजपा में कहा जाता है कि ज्यादा जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें खट्टर जी की चली, इसी वजह से इतने बागी भी हुए। तो पूरी तरह से मैं कहूंगा एक परफेक्ट स्टॉर्म है हरियाणा में, एक तूफान है, जिसमें आज की तारीख में कांग्रेस को थोड़ा बहुत एडवांटेज है। मैं ज्यादा एडवांटेज कहता अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती, लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कोई ना कोई सेल्फ गोल भी हो सकता है। ये तो राजीव, आपने कहा कि एक तूफान, एक परफेक्ट स्टॉर्म बना हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री को अब तक हमने प्रचार में उतना नहीं देखा है, जो कि जितना हम विधानसभा चुनाव में आप तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक के जब चुनाव हो रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी यही कहती थी कि मोदी ही चेहरा है, लेकिन हरियाणा में वो बात नहीं कही जा रही है कि मोदी ही चेहरा है। तो ये क्या बीजेपी भी अपना मतलब पीछे कहीं ना कहीं बात समझ रही है कि नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर हम स्टेट के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, और मैं ये बार बार कहता हूँ और आंकड़ों से बताता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लगातार आप देखेंगे
उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए, एक बिहार और दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर सब चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई मोदी जी के नाम पर। वही हरियाणा में हुआ 2014 में, बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला हरियाणा में। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने भाजपा के पहली बार। तो एक तरह से भाजपा का वेव था जिसमें मोदी जी का वेव था, और मोदी जी की वजह से भाजपा ऊपर उठती थी राज्य के चुनाव में। 2019 के बाद हमने क्या देखा कि धीरे धीरे एक फर्क पड़ता था। जब मोदी जी टिकट पर थे लोकसभा में तो बीजेपी को 58-60% वोट शेयर आता था हरियाणा में, हिमाचल में। लेकिन जैसे राज्य के चुनाव होते थे 15-20% की गिरावट होने लगती थी। तो आज की तारीख में यही फर्क पड़ गया है। अब आप सोचिए, क्या आपको लगता है मिलिंद इतने लोग बागी होते अगर बीजेपी केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत पाती? आज लोगों में जो बागी बने हैं वो बागी क्यों बने हैं? क्योंकि एक तरह से थोड़ा बहुत डर भी हाईकमांड का कम हुआ है उनमें, और उनको लगता है देखिए केवल मोदी जी के नाम पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, अब हमें अपने दम पर चुनाव जीतना है। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि मोदी जी का करिश्मा, अभी भी मैं कहूंगा मोदी जी लोकप्रिय नेता हरियाणा में हैं, लेकिन अब आप चुनाव को मोदी जी के नाम पर नहीं जीत सकते, अपने राज्य सरकार या उनके काम पर आपको जीतना पड़ेगा। तो ये बीजेपी के सामने चुनौती है। जहां उनकी सरकारें हैं, अगर उनकी सरकारों ने उस लेवल का काम नहीं किया है तो केवल डबल इंजन मोदी जी का नाम लेकर आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये तो डबल इंजन का भी नारा राजदीप इस बार गायब है हरियाणा से भी। मुझे लगता है कि डबल इंजन की बात नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं राजदीप जम्मू कश्मीर से, जहां पर मतलब एक तरह से बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए पिछले 7-8 सालों से। तो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब मैं अभी इसकी राजनीति से ज़्यादा जो भी कहिए कि पहली बार लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ पर एक लोकल इलेक्शन इतना बड़े पैमाने पर, अभी तक 2 फेज़ हो चुके हैं, 1 फेज़ बाकी है। तो जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, मतलब अगर राजनीति के परे भी हम देखें तो? देखिए मिलिंद, 10 साल हो चुके हैं। उन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है। दल लेख ने बहुत कुछ देखा है। आर्टिकल 370 को हटाया गया, एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, एक डिलिमिटेशन की प्रोसेस कर दी, जहां कुछ सीटें अब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर तय कर सकते हैं। मुझे लगता है 4 नॉमिनेटेड सीटें हैं। जम्मू का जो शेयर है सीटों में, जो उनका उनका जो उनका शेयर वो बढ़ गया है। 43 सीटें जम्मू रीजन की है, 47 सीटें वादी की हैं। इस बीच में रिजर्वेशन भी हुआ है एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी के लिए। तो बहुत कुछ बदला है। जबकि आप सीटें देखें, और मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर में 3 चुनाव हो रहे हैं। एक वादी का चुनाव 47 सीटों का, एक जम्मू रीजन का चुनाव, और एक उन सीटों का जहां रिजर्वेशन हुई है। फिर वो पहाड़ियों के लिए हो, फिर वो गुज्जर समाज के लिए हो, जो रिजर्वेशन हुआ है दलितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, वहां एक अलग समीकरण बन रहे हैं। और जो पार्टी नंबर 1 हो, या अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत चाहिए, तो मुझे लगता है उनको तीनों इन भागों में सीटें लेनी पड़ेगी। और यही चैलेंज है। भाजपा शायद जम्मू और जम्मू शहर के इर्द गिर्द नंबर 1 पार्टी रहेगी, लेकिन कश्मीर में, वैली में वो साफ होगी। कांग्रेस एनसी वादी में मजबूत है, लेकिन क्या उस तरह से जम्मू में कर पाएगी? इसी वजह से एक ऐसी तस्वीर उभर कर आ सकती है जिसमें किसी भी प्री पोल अलायंस को या पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में वापस जो है, मतलब हंग असेंबली आ सकती है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, जो प्री पोल सर्वे भी आए थे, कि जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, उनको एक एडवांटेज या उनको बहुमत मिल सकता है, ऐसा कुछ ओपिनियन पोल में ये बात आई थी। नहीं, देखिए एडवांटेज तो है। एडवांटेज इस वजह से है कि 47 सीटें जो वादी की है, उसमें से ज्यादातर एनसी कांग्रेस डोमिनेंट है। अब वहां स्ट्रेटेजी क्या रही है, जो भाजपा की कही है या बाकी पक्षों की कही है वहां, कि हम उस वोट को डिवाइड, जो हम कोई विकल्प दे लोगों के सामने, लोगों को ये ना लगे कि इन 47 सीटों पर केवल एनसी कांग्रेस लड़ रही है, इसलिए पीडीपी भी लड़ रही है, इसलिए
AIP जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की भी पार्टी है वहां। ये जो छोटी छोटी अलग अलग पार्टियां है, इंडिपेंडेंट्स कई लड़ रहे हैं, कुछ तो जमात के जो पुराने नेता है या युवा नेता है वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो वैली में बिखरा बिखरा बिखर वोट को बिखरने की कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादातर सीटें वहां एनसी कांग्रेस को मिल सकती है। सवाल यह है कि ज्यादा सीटों मिलने के बाद भी आपको 10-12 सीटें जम्मू से लानी पड़ेगी आपको स्पष्ट बहुमत के लिए। असली चुनाव जम्मू में है। अगर भाजपा वहां कमजोर रहती है, और लोकसभा में भी उनको टक्कर दी थी एक तरह से, वो दोनों सीटें उधमपुर जम्मू जीते थे, लेकिन मार्जिन थोड़ी कम हुई थी। अगर यहां कांग्रेस कुछ 8-10 सीटें भी ले पाती है 43 में से, या 15 ले पाती है एनसी के साथ, तो फिर उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत से बन सकती है। लेकिन ये चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत अपनी मशक्कत जो कर रही है वो जम्मू रीजन में कर रही है। नहीं तो राजदीप, आपने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर का चुनाव कुछ हद तक जम्मू में भाजपा या कांग्रेस का जो मुकाबला है उसमें कैसा परिणाम होगा उस पर निर्भर करेगा। सबसे आखिर में, मुझे पता है कि आप आजकल आप भविष्यवाणी करने से बचते हैं, लेकिन फाइनल टेक आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कि किसकी सरकार बनेगी वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मिलिंद। मैं बहुत बचता हूँ लोकसभा चुनाव के बाद, जहां मुझे लगा था कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आएगी, लेकिन मुझे लगता है 80% एडवांटेज, मैं कहूंगा 90% एडवांटेज कांग्रेस हरियाणा में। हरियाणा में इस समय कांग्रेस को बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने एक चीज का जिक्र उसमें नहीं किया जो मैं कर लूं, कि वहां अगर कांग्रेस की कोई लड़ाई है तो वो ये है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और वो भी एक तरह से वो लड़ाई सेटल हो गई है। जिस तरह से सीटें बांटी गई है, हुड्डा जी के समर्थकों को ज्यादातर सीटें मिली है, तो उसमें भी मैं उस तरह की लड़ाई नहीं देख रहा जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में हुई थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की तारीख में वहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले काफी आगे हैं। तो हरियाणा आज की तारीख में लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, हु नोस, बीजेपी आखिरी मौके तक कोशिश तो करेगी। जम्मू एंड कश्मीर में कहना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक चुनाव नहीं है, 3 चुनाव है, और पूरा सिचुएशन वो 15-20 सीटें जो खास करके जम्मू और उसके जम्मू शहर और उसके इर्द गिर्द है, और जो रिजर्व सीट 17 है, वहां क्या होता है। अगर कांग्रेस उसमें से और एनसी 10 से 15 सीटें वहां ले पाती है, तो शायद कांग्रेस एनसी की सरकार बन सकती है। लेकिन जानिए, जम्मू की जो सरकार है वो राज्य भी नहीं है एक तरह से। कई नेता जानते हैं उनके पावर्स भी बहुत कम है। उनको जो पावर दिए गए हैं, जो चेंज रूल में किए गए हैं, एलजी में जिस तरह से दिल्ली में है, दिल्ली में जी। आखिरी आखिरी तो एलजी की ही चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूं एडवांटेज थोड़ा कांग्रेस एनसी को है, लेकिन मैं उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता जो मैं आज हरियाणा के बारे में कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए राजदीप। तो हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में राजदीप से बात की। राजदीप का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, हालांकि वहाँ पर भी कांग्रेस और एनसी को एडवांटेज बना हुआ है। तो ये चुनाव का परिणाम, जो कि उसके पहले रुझान अगले शनिवार को आ जाएंगे जब एग्जिट पोल आएंगे, तो उस समय हमको पता चल जाएगा कि इस चुनाव में किसको बढ़त मिल रही है, क्योंकि जो हरियाणा में मतदान होना है वो अगले शनिवार को यानी 5 तारीख को होना है और 8 तारीख को नतीजे आना है। और इस नतीजे पर देश की नज़र इसलिए भी है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। तो ये जो चुनाव होगा इससे कहीं ना कहीं आगे की जो देश की राजनीति है उसका एक पहला संकेत मिलेगा कि क्या विपक्ष या कांग्रेस के कदम आगे बढ़ रहे हैं, या वो एक लोकसभा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ब्लिप था, या वो सिर्फ एक बुलबुला था जो कि होके चला गया। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।